मध्य प्रदेश की चुरहट विधानसभा सीट। सरदेंदु तिवारी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक बहुत बड़ा किला भेद कर आप विधानसभा पहुंचे थे। सन 1967 में मेरे बाबा श्री स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी ने बड़ा उलटफेर वहां किया था। चुरहट के जो इलाकेदार थे वो उनके उसमें मंत्री थे उनकी सरकार में। बदवार में गोलीकांड हुआ, किसानों के ऊपर गोली चली थी और एक तरह का बड़ा आक्रोश सा यहाँ मजदूरों किसानों में था। जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका भी एक तरह का प्रभाव था। हिंदुस्तान का पहला भ्रष्टाचार का केस भी यही है, यही का राव सिंह बहादुर सिंह की पहले रिपोर्टेड जजमेंट था जिसमें उनको 2 साल की सजा हुई थी। अब वो हमारे बीच नहीं है, मैं उनके प्रति आदर के भाव से बोल रहा हूँ। राजनीतिक पराक्रमी लोग रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि चुनाव के दौरान जातिगत राजनीति का यहाँ एक अलग क्रेज हो जाता है। ये दुर्भाग्यजनक है और निश्चित रूप से हम इसे नकार नहीं सकते कि विंध्य हमारा जातिगत जकड़न में अभी फंसा हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाकी सबकी नजरों में होगा कि चुरहट बहुत बड़ी सीट है और ऐसा है, फला है, बड़े लोग थे। मैं इतना मानता हूं कि 6 बार के विधायक है, 6 बार के विधायक को अनुभव होना स्वाभाविक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़प्पन नहीं है। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे 6 बार, 7 बार, 8 बार के विधायक हैं। अगले चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि चुरहट जैसी सीट में फिर से एक बार मतलब अगर आप फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पार्टी की ओर से निर्देश है, तो फिर एक अलग तरीके का माहौल देखने को मिलेगा कि चुरहट क्षेत्र में पुनः भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 जब वो चुनाव हुआ और चुनाव के परिणाम आने जब शुरू हुए तो सबसे ज्यादा चर्चा एक विधानसभा सीट की हुई और वो विधानसभा सीट थी मध्य प्रदेश की चुरहट विधानसभा सीट। चुरहट विधानसभा सीट से लंबे समय तक अजय सिंह राहुल जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे वो चुनकर आते रहे, लेकिन 18 के जब चुनाव परिणाम आए और वहां से चुनकर आए सरदेंदु तिवारी और चारों तरफ पूरे मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बात की चर्चा हुई कि ये उलटफेर कैसे संभव हुआ। बीजेपी से विधायक बने सरदेंदु तिवारी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि पिछला चुनाव वो हार गए, लेकिन 18 से ही सबसे ज्यादा जब वो सीट चर्चा में आई और पूरे मध्य प्रदेश में जब इस बात की चर्चा हुई तब सबने गूगल करना भी शुरू किया कि कौन है, क्या पृष्ठभूमि है, किस तरह से चुनाव लड़ा और तमाम चर्चाएं हुई। आज तमाम विषयों पर, राजनीतिक यात्रा पर और अलग अलग जीवन के पक्षों पर हम उनसे बात करेंगे। सरदेंदु तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। 18 से चर्चा इसलिए शुरू किया क्योंकि 18 का मुझे वो टाइम फ्रेम याद है जब रिजल्ट आए थे, उसके बाद से मध्य प्रदेश में जिस तरह की चर्चाएं शुरू हुई, एक बहुत बड़ा किला भेद कर आप विधानसभा पहुंचे थे। मैं थोड़ा सा वहीं से आना चाहूंगा कि क्या घटनाक्रम था, किस तरह से ये परिदृश्य तैयार हुआ, क्योंकि बड़ी सेफेस्ट सीट थी कांग्रेस के एंड से, लंबे समय से वो चुनकर आते रहे, लीडर अपोजिशन रहे और फिर आप जब सामने थे उस बार वो चुनाव हार गए। कैसे ये हुआ था? देखिए, सतत जनता के बीच काम करते रहना और अपना भाव ठीक रखना, जन कल्याण के लिए काम करना, गरीब लोगों के प्रति आपका जो समर्पण का भाव है वो रहा आना, ये मुख्य बात होती है। कोई चुनाव में मैं नहीं मानता कि कोई भी अपोनेंट बहुत बड़ा या कोई बहुत छोटा होता है। सभी अपोनेंट बराबर होते हैं। हम अपना प्रयास सही तरीके से सही काम में करते हैं तो परिणाम अच्छे आते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीब कल्याण के बहुत सारे काम किए थे। देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी सरकार थी। उन सब के परिणाम स्वरूप कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक जो लगातार वहां प्रयास चल रहा था उसका परिणाम 2018 में आया था, सुखद आया था और भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे अंतराल के बाद वहां विजय प्राप्त की थी। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे स्वतंत्रता के बाद से सन 1967 में मेरे बाबा श्री स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी ने बड़ा उलटफेर वहां किया था और उसके पहले सीधी से विधायक रहते थे। विधानसभा में कुछ उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा जी से कुछ शर्त लगी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अर्जुन सिंह जी उस समय मंत्री हुआ करते थे
और फिर फ्लोर पर 10,000 रुपए की शर्त लगाकर ये चैलेंज हुआ था कि हम जनता की अदालत में जाएंगे। और कुंवर साहब ने ये कहा कि मैं चुरहट से लड़ता हूँ, तिवारी जी को आना हो तो आ जाए। तो उन्होंने बड़े दुखी मन से अपनी सीधी विधानसभा छोड़ी और चुरहट लड़ने गए। उसके बाद से ये बड़ा एक परिवर्तन हुआ था 2018 में निश्चित रूप से, और मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, काम करने का मौका दिया। पार्टी को अपने धन्यवाद देता हूँ। 2018 में जब आप चुनाव जीते तो पुरानी फोटो आपके बाबा जी की तुरंत सोशल मीडिया में पोस्ट होने लगी और 1967 का जिक्र होने लगा। हालांकि मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि 1942, उसके बाद 1947-48, मतलब उस समय से जब वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, भारत छोड़ो आंदोलन तमाम चीजों में जब इन्वॉल्व हुए थे आपके बाबा, उस समय से ही उनका एक नेचर रहा कि बहुत मतलब किसी भी चीज से समझौता ना करना। और जब ये डिसीजन लिया 1967 में, चूंकि आपकी भी कई बार बात हुई होगी इन तमाम विषयों को लेकर, तब कई बार ये भी तो लगा होगा कि अपनी सीट छोड़ के दूसरी जगह एक चुनौती लेकर पहुंचना बहुत कठिन भी हो सकता है। इस विषय पर बृहद चर्चा तो उनसे कभी नहीं हुई, क्योंकि हम लोग जब जानने समझने लायक हुए तब से उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी, संन्यास ले लिया था और सर्वोदय में काम कर रहे थे। पर उनकी पुस्तक उन्होंने लिखी थी नासमझी के 40 वर्ष। उनके कुछ विषयों को लेकर कई बार चर्चा हो जाती थी, ऐसी पूछ लेते थे, सहज कौतूहल बस जो युवा मन में होता है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल से भी कर रहा था। तो कभी कभार जब सीधी जाए, उनसे भेंट हो जाए, या वो कहीं यात्रा से आए तो भेंट हो, तो कुछ कुछ चीजें जब पढ़ते में आदमी पूछ लेता था। पर मुझे ऐसा समझ में आया कि विंध्य क्षेत्र में एक साधारण किसान परिवार से निकलकर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाई करके इंग्लिश लिटरेचर में एमए और एलएलबी करने के बाद जब कोई युवा वापस आता है अपने क्षेत्र में, तो जो परिवर्तन उसको चाहिए, जो उसने दुनिया को देख के सीखा होता है, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की यहाँ कोशिश की। और ये जो क्षेत्र है, ये प्रिंसली स्टेट था, राजशाही थी यहाँ पर। 1944 में रीवा महाराजा गुलाब सिंह जी को अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया था। यहाँ स्मिथ जी की सरकार थी और चुरहट के जो इलाकेदार थे वो उनके उसमें मंत्री थे उनकी सरकार में। बदवार में गोलीकांड हुआ, किसानों के ऊपर गोली चली थी और एक तरह का बड़ा आक्रोश सा यहाँ मजदूरों किसानों में था। जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका भी एक तरह का प्रभाव था। और यहाँ पर वो भाग सामंतों और सामंतों के पास बेसिकली था, इलाकेदारों के पास था। उनको लोग अंग्रेजों की दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि लगान अंग्रेजों को उनको देना होता था अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए। वो ज्यादा से ज्यादा शोषण करते थे। तो सहज युवा हृदय जो उस समय रहा होगा स्वर्गीय बाबा जी का, तो उसके आधार पर उन्होंने एक इनका साथ देने का तय किया। वकालत भी बहुत सारी गरीबों के जमीन को लेकर की, खासकर हमारे सीधे जिले में अनुसूचित जनजाति की बहुत बड़ी संख्या है, उनको लेकर। फिर उस जमाने में सोशलिस्ट पार्टी में उन लोगों को राजनीतिक दिशा मिली। तो या सोशलिस्ट पार्टी के नाम से लगभग पूरा का पूरा सीधी जिला उस समय सोशलिस्ट पार्टी जीतती थी के नेतृत्व में। और गरीबों की आवाज, अनुसूचित जनजाति के साथियों की आवाज, शोषित पीड़ितों की आवाज लेकर एक जो नेतृत्व चाहिए था वो सीधी को मिला था उनके नेतृत्व। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे, उसके बाद उसमें भी एक अच्छा करियर हो सकता था, लेकिन क्या एक मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि थी जिसके कारण आप फिर पॉलिटिक्स में आए, या फिर इसके पीछे कोई और घटनाक्रम था? क्योंकि आप फिर चुरहट पहुंचे, उसके बाद आप चुनाव लड़े, पिछले एक और पार्टी से लड़े, उसके बाद बीजेपी में आए। तो क्या इसकी वजह क्या थी कि आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ा, जबकि आप उसमें इंजीनियरिंग में भी अच्छा खासा करियर आगे कैरी कर सकते थे, बढ़ सकते थे? देखिए, जो वर्तमान समय का परिदृश्य है उसमें कोई राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को राजनीति में आना लोग सहज स्वाभाविक रूप से मान लेते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी एक निहायत ही ईमानदार और समर्पित राजनेता थे। उनका यदि आप कैरियर और इतिहास पढ़ेंगे तो जब वो मंत्री थे, वन मंत्री थे, तो बांस रॉयल्टी कांड बिरला से उनका झगड़ा हो गया। तो वो क्यों हुआ था कि भाई गरीब को टोकरी बनाने के लिए महंगा बांस दिया जा रहा है और उद्योगपति को सस्ता बांस दिया जा रहा है, दोनों को बराबर पैरिटी होनी चाहिए, और ये सैद्धांतिक बात थी। इसमें उन्होंने कोई समझौता नहीं किया।
परिणाम उसका ये हुआ कि पूरी ताकत, पूरा अर्थतंत्र उनको हराने में लगाया गया। जो एक तरह से जो पूंजीवादी लोग होते हैं, सामंती लोग होते हैं, वो हर हथकंडे अपनाते हैं वो लोगों को नुकसान करने के, वो उनको किया गया। तो उसके बाद की जो हमारी पीढ़ी रही, उसमें पिताजी हमारे शासकीय सेवा में थे, जज थे, प्रशासनिक सेवा, चाचा, बड़े पिताजी, कोई पीढ़ी में था नहीं। तो एक तरह से ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक उत्तराधिकार के नाते आना हुआ। मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं था। भगवान की कृपा से चूंकि जो साधारण परिवार होते हैं, मिडिल क्लास परिवार होते हैं, उनके यहाँ बच्चों की पढ़ाई पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। तो हम लोगों को भी पढ़ाने लिखाने में ज्यादा ध्यान रहता था। और पहले ही अटेम्प्ट में पीईटी में सिलेक्शन हो गया। सागर संभाग में सागर जिले में पिताजी पोस्टेड थे, सीजीएम थे वहाँ केवल 2 जन का सिलेक्शन हुआ था। उस समय पीईटी में सिलेक्शन भी बहुत कम लोगों का हुआ करता था। अपने रीवा से ही 12-13 लोग सेलेक्ट होते थे, जबकि यहाँ मॉडल स्कूल का बड़ा इमेज था। उस समय मॉडल स्कूल से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते थे। तो इंजीनियरिंग करने आ गए। इंजीनियरिंग में भी ऑनर्स के साथ इलेक्ट्रिकल में मैंने बी किया उस समय। और सहज जो एक युवा मन होता है कि अब अपने को नौकरी करनी है, तो अपन ओरिएंट पेपर मिल में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में, ट्रेनिंग इंजीनियर के रूप में भर्ती हो गए। यहीं से कैंपस हो गया, वहां चले गए। बीच में उसी दौरान मैंने यूपीएससी का प्री दे दिया, और यूपीएससी का प्री निकल गया, तो उसको छोड़ के अपन तैयारी में जुट गए। इंटरव्यू तक गए, भगवान को कुछ और मंजूर था, दिशा कुछ और थी, नहीं हुआ। फिर रिलायंस में भी कुछ समय तक काम किया। और फिर बाद में जब अपन नौकरी के या रोजगार की तलाश में होते हैं, तो पेट्रोल पंप के ऐड आए, गैस एजेंसियों के ऐड आए, तो मैंने भी भर दिया। सहज भर दिया था। वो पता नहीं कहाँ कोर्ट वगैरह में चल रहा था, अचानक उसका इंटरव्यू हुआ और उसमें सिलेक्शन हो गया। तो रीवा में मुझे गैस एजेंसी अलॉट हो गई। अच्छा। उसी समय रिलायंस में 2 भाग हुए, अनिल अंबानी जी का और मुकेश अंबानी जी, 2 अलग अलग हुए। तो अब उनमें किसी एक को ज्वाइन करने की जगह मैंने अपना काम करना उचित समझा, क्योंकि और मैंने यहाँ पे अपना व्यापार शुरू किया। पर एक सहज भाव था, जो पारिवारिक कह लो, आप खून का असर कह लो, घर का माहौल कह लो, जो भी कह लो, कि एक तरह से जो समाज सेवा का भाव था, वो अंदर था। और इसमें अपन धीरे धीरे करके सीधी जिले में जाना शुरू हुआ। बीच में उपचुनाव आया लोकसभा का, और शिवराज जी ने, चूंकि उस समय मुख्यमंत्री थे और उनके नेतृत्व में वो शायद पहले ही उपचुनाव था, तो उसमें उन्होंने प्रयास किया कि सभी लोगों को, सभी प्रमुख लोगों से बात की जाए। तो उन्होंने मेरे पिताजी से संपर्क करके कहा कि आप क्या, हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। तो पिताजी ने कहा कि हम तो कोई राजनीति में है नहीं, नौकरी पेशा लोग हैं। मैं अपने पुत्र को कहता हूँ, वहाँ व्यापार कर रहा है, तो कुछ थोड़ा बहुत जो भी हो पाएगा घूम घाम लेगा। तो मैंने भी उस दौरान थोड़ा लोगों के बीच जाना आना हुआ। और सहज ही, जब चूंकि स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी का नाम जुड़ता है, तो सीधी जिले में और बाकी जगह लोग उस दृष्टिकोण से भी देखने लगते हैं कि आप राजनीति में आ सकते हैं। और वो भाव भी बहुत सारे लोगों का होता है जो उनसे उस जमाने में जुड़े रहे या उनके परिवार रहे, उनका मन भी रहता है कि कोई आ जाए। तो लोगों ने धीरे धीरे पुश करना शुरू किया। अपन भी सबसे पहले मैंने कोल जनजाति के लोगों के बीच काम करना शुरू किया। और कोई इस भाव से नहीं किया था कि मुझे चुनाव लड़ना है या राजनीति करना है, ऐसा कोई भाव नहीं था। किस्मत को मंजूर था, दिशा उधर जाती गई, समाज सेवा का भाव, उनके बीच में काम करने के लिए सहजता हो जाए, इसलिए राजनीति। और इस तरह धीरे धीरे करके हम राजनीति में आ गए। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मेरा कोई प्री प्लान या ऐसा कुछ नहीं था। हम तो एक साधारण युवा की तरह अपनी जिंदगी को गुजारने के हिसाब से काम करना चाह रहे थे। अब प्रारब्ध में कुछ लिखा था, आ गया। और इतना जरूर है कि स्वभाव, खून का ही असर कह लो आप, स्वभाव उसी तरह का। जो बात जम गई जम गई। अब कुछ लोगों ने किया कि यहाँ से कठिन है चुनाव, अब यहाँ से लड़े, वहां से लड़े, बात जमती चली गई। तो हमने चुराहट ही चुन लिया, तो चुराहट चुन लिया, तो चुराहट ही। फिर अब पहला जो अब आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ गए थे, अच्छे खासे वोट। एक्चुअली उस समय मेरा कोई राजनीतिक चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में दादा हीरा सिंह जी मरकाम उसके मुखिया थे, और वो भी पहले बीजेपी में थे। उन्होंने कहा कि
आपको चुरहट से चुनाव लड़ना है। मैंने कहा दादा मेरा कोई लड़ने का, राजनीति में जाने का इरादा नहीं है, मैं तो आपके काम में आपका सहयोगी हूँ, जो कहेंगे आप मैं वो करूंगा, और ताकि लोगों का उत्थान हो, मदद हो। और कोई प्लेटफॉर्म था नहीं अपने पास उस समय। तो उन्होंने कहा नहीं आपको लड़ना है। तो बात हुई, अब पार्टी जो थी उसने ये तय किया कि हमको लड़ना है, तो मैंने स्वीकार कर लिया। अब जब स्वीकार कर लिया तो फिर अब लड़ना है। बाद में दादा के अवसान के बाद फिर उस दल में उतना पॉलिटिकल और उतना जो कह सकते हैं आपकी निष्ठा, अपने काम के प्रति जो निष्ठा है वो है नहीं, रह नहीं गई। पर उसी दौरान शिवराज सिंह जी ने बाद में जैसे ही वो चुनाव हुआ तो मुझसे कहा कि आप भाजपा में आइए, ज्यादा अच्छे से यहाँ बेहतर सेवा कर पाएंगे। घर में बाकी अपने मित्रों से, अपने कार्यकर्ताओं से सबसे संपर्क करने के बाद भाजपा में, और अब यात्रा जो है वो पंच निष्ठाओं के साथ चल रही है। 2018 में आप निर्वाचित हुए, क्षेत्र बहुत बड़ा था, काम शुरू किया, तमाम परिस्थितियां रहीं। 2023 के चुनाव में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, तमाम स्कीम्स की बात हो रही थी, माहौल बहुत अच्छा था, विंध्य में परिणाम भी बहुत सकारात्मक आए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शरदेंदु तिवारी चुनाव हार गए? मैं ये मानता हूं कि मैंने जो काम किए या जिसका प्रयास किया, जैसे अब मेरे को लगता था कि रामपुर नेकिन क्षेत्र हमारा ऐसा है कि वहां बहुत सारी डेथ इसमें हो जाती है कि टाइम पे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता। मैंने जिद करके 30 बिस्तर के अस्पताल को 100 बिस्तर कराया, वो बन भी रहा है। कोरोना काल में भी मेरा ये प्रयास था कि कम से कम नुकसान मेरे क्षेत्र में, और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई उनमें भी मैंने काम किया। ITI कॉलेज लाने का काम किया, रामपुर PG ले आए, चुरहट में भी खड्डी में नया कॉलेज लेके आए, सड़कें बहुत सारी बनवाई। मुझे लगता था कि हमको अपने आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हमारे यहाँ का बच्चा यदि ITI करने रीवा आएगा, सतना आएगा, तो किसान को अपना गल्ला बेच के ही बच्चे को भेजना है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बनेगा। तो मैंने बहुत सारे कामों की एक श्रृंखला तैयार की और लगभग हर पंचायत में सब जगह मैंने काम करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग असंभव से काम थे, उसको भी किया। मुझे धन्यवाद दूंगा उस समय की तत्कालीन सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी ने और बाकी मंत्रियों ने। वर्तमान जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, इनके ही काल में मैंने खड्डी में कॉलेज, ये उच्च शिक्षा मंत्री से खड्डी कॉलेज, चुरहट का कॉलेज, PG कॉलेज, ITI, ये सब इनके काल में लेके आए। सभी के सहयोग से अपन वो काम करने में, काफी कुछ करने में सफल हुए। मुझे लगता है कई बार जनता को परिवर्तन की भी जरूरत होती है, उसकी सोच में भी परिवर्तन आ जाता है, और कई बार मैनिपुलेशन भी हो जाती हैं चीजें। 5-6 बार देखने के बाद अजय सिंह जी को शायद अभी और मन रहा हो जनता का कि और देखा जाए, तो हो सकता है उन्होंने चॉइस किया है। और हम जनता की भावना को सिरोधार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि कुछ कमियां रही होंगी, तो उसको देखेंगे। जब 2018 में आप चुनाव जीते, आपने कहा कि पब्लिक डोमेन सेक्टर में जो चीजें पॉसिबल हुई या कुछ फ्यूचर की चीजों पे ज्यादा काम किया, आपको क्या लगता है जिस संगठन के बूते आप चुनाव में थे, मतलब कोई लंबे समय से किसी सीट पर लगातार चुनाव जीतता आया हो, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में स्थापित रहा हो, लीडर अपोजिशन रहा हो, उनके सामने लड़ना बड़ी चुनौती तो रहती है। संगठन तैयार था, सब कुछ था। 23 में क्या उस स्तर पर भी कुछ कमजोरी देखने को मिली कि उतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए, या उनकी गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी सक्रियता हो गई, पॉलिटिकली इतना एक्टिव हो गए कि हम उस चीज को नहीं वो कर पाए? देखिए, राजनीति में चुनावी जीत और हार के कई कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। पहला बात तो ये कह सकते हैं कि अपन अपने बातों को सही तरीके से नीचे तक पहुंचा नहीं पाए। जो हमने किया वो हम नहीं पहुंचा पाए। दूसरा कारण ये मान सकते हैं कि आजकल एक बड़ा सिस्टम तैयार हो गया है, जो प्रोफेशनल सिस्टम है, वो परसेप्शन आपका खराब करता है, और जिसके पक्ष में होता है उसका परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है। और ये पेड एम्प्लॉय होते हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉय। आप लोग जानते हैं प्रशांत किशोर जी एक मतलब की शुरुआत की हुई वो चीजें थी देश में, और अब उनके बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो पेड हैं, वो करते हैं। अब पेड तरीके से चीजों को
डिस्टॉर्ट करने की कोशिश होती है कई बार। तो मुझे लगता है कि बहुत जो सीधे सज्जन सहज लोग होते हैं कई बार उस डिस्टॉर्शन में भी फंस जाते हैं। एक वो भी कारण है। एक कारण ये भी हो सकता है, मतलब कई कारणों में मैं सोच रहा हूं, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे लोग थे, वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे कि भैया ने इतना काम किया है तो जनता सहज भाव से ही, चूंकि उसको पानी भी मिल रहा है, बिजली की भी व्यवस्था हुई है, सड़क की भी हुई है, शिक्षा की भी हुई है, स्वास्थ्य की भी हुई है, तो एक सहज भाव रहता है कि थोड़ा आदमी रिलैक्स हो जाता है। तो थोड़ा बहुत कहीं हमारे साथियों में, सब में जिस तरह की तेजी होनी चाहिए वो भी नहीं थी। एक कारण ये भी है कि जो पुराने उनसे मिले हुए लोग रहे हैं वो सब लोग जो कभी उनके विरोध में दिखते हैं पर एक्चुअली वो उनके साथ रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं राजनीति में होते हैं, जो राजनीतिक चेहरे होते हैं। तो उन्होंने जानबूझकर भी एक बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश की मिलकर, और थोड़े समय के लिए लोगों को शायद नहीं आई समझ में बात। अब प्रयास होगा भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की बात को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक फिर बने। जहां तक बड़े और छोटे की बात है तो मैं नहीं मानता कि कोई इतना बड़ा नेता कोई है जिससे लड़ा नहीं जा सकता है। और मेरा व्यक्तिगत आपको कहना है कि ये सब आप लोगों का बाहर का परसेप्शन बनाया हुआ है कि व्यक्ति बड़ा, हर आदमी विधायक होता है, उतने ही मतों से चुन के आता है। ऐसा कोई किसी, और जो सीनियर आदमी हो जाता है, मैं पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ प्रदेश का, तो मैं बड़ा हो गया बाकी छोटे हो गए, ऐसा भाव मेरा नहीं है। तो ये भाव मुझे नहीं लगता कि अजय सिंह जी निश्चित रूप से अनुभवी नेता है, लेकिन कोई इतना बड़ा और ऐसा कोई वो है, हालांकि वो हर बार प्रचार में उनके लोग जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, फलाने बनेंगे, ढगाने बनेंगे, लेकिन ऐसा मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जनता उस समय के लिए अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनने का प्रयास करती है और उस समय जो उसको समझ में आता है, जो ठीक लगता है वो करती है। इस बार उनको मौका दिया है भगवान, उनको वो मुझे उम्मीद है कि वो जो जहां मैंने छोड़ा है उससे आगे काम करेंगे, प्रयास करेंगे, और नहीं तो फिर जनता 5 साल बाद फिर उनसे भी पूछेगी। सीधी संसदीय सीट, सीधी जिला, पिछड़ेपन की मार झेल रहा, बहुत लंबा समय हो गया, कनेक्टिविटी को लेकर बड़े लंबे समय तक सवाल खड़े हुए, बाद में चुरहट की ही स्थिति देखते हैं, तमाम तरह की चीजें उस विधानसभा में, उस क्षेत्र में देखने को मिली। ऐसा लगता था विकास बहुत दूर है वहां से, अभी भी ऐसा नहीं है, बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पर वो चीजें नहीं पहुंच पाई हैं जिनकी जरूरत है। रीवा यहीं से लगा हुआ है, रीवा कितना तेजी से आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह, वो रहे हैं, आपके बाबा भी बहुत पहले मंत्री रहे, कैबिनेट में रहे, लीडर अपोजिशन रहे, तमाम चीजें रही। आपको क्या लगता है कि सीधी का विकास क्या सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयों के कारण रुका रह गया, उस स्तर तक आगे नहीं पहुंचा? कई बार देखिए अजय सिंह जी के समर्थक ये भी कहते हैं कि राहुल भैया का ऑरा बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ जब वो चुन के आते हैं तो यहाँ के विकास को रोकने की कोशिश मुख्यमंत्री तक करते हैं, मतलब कि उनका क्षेत्र उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए, वो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, राजनीतिक लड़ाई तो निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में जहां बड़ी लड़ाइयां होती हैं उस क्षेत्र का विकास ज्यादा होता है, इस बात को मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि सीधी क्षेत्र में विचारधारागत लड़ाई रही। विंध्य में हम रीवा को केंद्र मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो रीवा संभाग की लड़ाई का केंद्र रहा वो सीधी जिला रहा। एक विचारधारा थी सामंतवाद की। सामंतवाद किसी जाति से आशय नहीं, सामंतवाद का आशय है मैं अपने को बड़ा मानता हूं, दूसरा आदमी छोटा है, मैं उसको छोटा ही रहना चाहिए, तब वो हमारी हुक्म हुजूरी करता रहेगा। ये कोई जात की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे अन्य जातियों के लोग भी सामंतवादी सोच या सामंतवादी विचारधारा रखने वाले होते हैं। एक पार्ट वो है, हमारे पास 100 एकड़ जमीन है, हम 100 एकड़ में हैं, बाकी मजदूरी करने के लिए हमारे यहाँ हैं जो आसपास लगे हुए हैं। ये भाव सामंतवादी भाव है, और ये भाव का जो जनक है, जो केंद्र है, वो हमारा चुरहट है या हमारा सीधी जिला रहा है। बाकी तो आप लोगों के यहाँ सब कुछ उसके टुकड़े, मतलब छीटे जो कहते हैं अपन, वो थे आपके यहाँ। तो सीधी कैसे रहा? असली केंद्र उसका सीधी रहा। सीधी में जो चुरहट इलाका था वो अंग्रेजों के टाइम में स्मिथ की सरकार से राव शिव बहादुर सिंह जी ने जो जितने इलाकेदार सामंत थे उनको इकट्ठा किया। चूंकि महाराजा रीवा निर्वासित थे 1944 में, महाराजा गुलाब सिंह जी, और उनके खिलाफ भी एक तरह से सेंटर, पावर सेंटर बना जो अंग्रेजों से मिला हुआ था। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और
अंग्रेजों से मिला हुआ था। स्मिथ की सरकार में था, स्मिथ की सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का पहला भ्रष्टाचार का केस भी यहीं का राव सिंह बहादुर सिंह की पहले रिपोर्टेड जजमेंट था, जिसमें उनको 2 साल की सजा हुई थी। अब वो हमारे बीच नहीं है, मैं उनके प्रति आदर के भाव से बोल रहा हूं, लेकिन जो सत्य है इतिहास को तो हम झुटला नहीं सकते, जो है सो है। आप आश्चर्य करेंगे कि 1920 में 1921 में महाराजा रीवा ने बहुत सारे जमींदारों की, इलाकेदारों की जमीनों को राजसात करके उस पर किसानों को बंटन किया था। जब 47 में सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार आती है, यहाँ पर 52 में पहला इलेक्शन हुआ, उसके पहले जो सरकार थी वो तो मिला के बनाई गई, और उस सरकार में मंत्री हमारे यहाँ से राव सिंह बहादुर सिंह बनते हैं, और वो किसानों से जमीन खाली करके फिर से उन जमींदारों को सौंप दी जाती है। आज तक जो पूरे विंध्य में एक बड़ी ताकत एक साथ दिखती है आपको, चाहे वो कुंवर साहब के साथ रही हो या इनके साथ रही हो, उसका मूल वो है। उनको जमीनें लेकर दे दी गई थी उस समय में, और पूरे देश में जो जोतेगा जमीन वो उसका मालिक होगा, ये नारा था। हमारे यहाँ उल्टा था विंध्य में। तो विंध्य के इतिहास को भी जानने की मुझे लगता है जरूरत है, उसका बैकग्राउंड पीछे से आता है, और ये एक विचारधारा थी। और दूसरी विचारधारा इसके प्रति परिवर्तन की विचारधारा थी। तो जो परिवर्तनवादी लोग थे उनको बहुत कम मौका मिला सत्ता में रहने का, क्योंकि कांग्रेस में इन लोगों ने कब्जा कर लिया। ये लोग सब जाके कांग्रेस देश में सत्ता में थी नेहरू जी के नेतृत्व में, फिर बाद में इंदिरा जी के सबके नेतृत्व में। तो कांग्रेस चूंकि सत्ता में थी, और ये पूरा एक आधार इन्होंने यहाँ पे जो लोग वास्तव में जो शोषण करने वाले लोग थे वो सब कांग्रेस के पैरोकार हो गए शुरुआती दिनों में। और जो शोषित वर्ग था वो बेचारा सब सोशलिस्ट पार्टी में, जनसंघ में, अन्य जगह था। तो उतनी ताकत कहना चाहिए मुझे। और इन लोगों की सोच क्या है, मैंने आपसे पहले निवेदन किया, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा होशियार हूँ, मैं ज्यादा विद्वान हूँ, मेरे पास ज्यादा धनी हूँ, मेरे पास ज्यादा संपत्ति है, तो मेरे पास ये बढ़ती रहनी चाहिए और बाकी लोगों के पास कम होती रहनी चाहिए। अब यदि आप शिक्षा बढ़ा दोगे, यदि आप अस्पताल दे दोगे, यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे दोगे, तो लोग आने जाने लगेंगे, दुनिया से जुड़ जाएंगे, युवाओं को रोजगार मिलने लगेगा, बाहर भी लोग आसानी से पहुंच पाएंगे, बाहर के लोग भी आने लगेंगे। तो फिर ये जो पूरा धरातल पे जो ये सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्रैक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमारी राजसाहत कैसे चलेगी? तो चूंकि वहां वो गढ़ था, तो सीधी में वो सबसे देर तक चला। रीवा, सतना या शहडोल या अन्य जगहों पर वो अब लगभग समाप्ति की ओर है या खत्म हो चुका है। थोड़े थोड़े उसके ग्लिम्स बचे हैं। सीधी में हमारे अंतिम दौर में चल रहा है। कभी भी सीधी में भी ये सोच खत्म होने की स्थिति में है। अब लोकतंत्र की मजबूती विंध्य में भी अच्छे से दिखने लगी। एक चीज बताइए, विंध्य में हमेशा विंध्य के ऊपर एक डेंट रहा है। डेंट ये है कि कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर विंध्य चूंकि सोशलिस्ट का गढ़ रहा है, तमाम चीजें रही हैं, राजनीतिक पराक्रमी लोग रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि चुनाव के दौरान जातिगत राजनीति का यहाँ एक अलग क्रेज हो जाता है। वहां होती, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, आपने भी कई चुनाव लड़े हैं, जातिगत राजनीति को लेकर आपका क्या सोचना है? ये दुर्भाग्यजनक है और निश्चित रूप से हम इसे नकार नहीं सकते कि विंध्य हमारा जातिगत जकड़न में अभी फंसा हुआ है। मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोगों का राजनीतिक अस्तित्व ही जाति आधारित राजनीति पर निर्भर है। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का, जो इससे हटके जो नई पीढ़ी आ रही है उसकी सोच में थोड़ा परिवर्तन समझ में आ रहा है। और विकास की तरफ यदि जाना है, दुनिया के साथ जुड़ना है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के साथ आना है, आपको हाईटेक जो अब हो रहा है उस पे जाना है, तो निश्चित रूप से आपको इन सब छोटे दायरों से बाहर निकलना होगा। मैंने जरूर अपनी राजनीतिक जीवन में कभी किसी को इस आधार पर आकलित नहीं किया कि वो इस जाति का है या इस जाति का। हाँ, मेरा ये जरूर मानना है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अन्य गरीब वर्ग के लोग ज्यादा सीधे और सच्चे होते हैं बजाय सक्षम और अन्य लोगों के, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूं कि ये एक बड़ा कैंसर इस क्षेत्र में है, और ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे वो कैंसर कम भी हो रहा है। उसके दोनों भाग हैं, कुछ एक तो तरफ वो बढ़ भी रहा है
जहां बढ़ रहा है वहां बहुत स्ट्रांग उसके कैरेक्टर आ रहे हैं, और कुछ जगह ज्यादातर जगहों पर उसकी धार कम हो रही है, जातिगत ध्रुवीकरण की धार कम हो रही है। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं। कई बार ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारा डिस्कोर्स, बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो लोग कहते हैं कि शरदिंदु भैया संगठन के कामों में ज्यादा रहना चाहते हैं। ऐसा है क्या कि संगठन में ज्यादा रह के काम करना? जैसे बीजेपी में एक पूरी लॉबी होती है ना कि संगठन का ही काम करना है, बहुत सारे लोग आरएसएस से आए, अलग अलग जगह से संगठन का काम कर रहे हैं, संघ का काम कर रहे हैं। तो आपको भी क्या ये लगता है कि हाँ मुझे उसी क्षेत्र में काम करना है? देखिए, हमारा परिवार ईमानदार परिवार है। जो भी कुछ अपने को काम दिया जाएगा उसको पूरी ईमानदारी और तन्मयता से करना, ये अपना लक्ष्य रहता है। हाँ, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लंबे समय तक सेक्रेटरी और फिर अभी जनरल सेक्रेटरी बनाकर संगठन के बहुत महत्वपूर्ण दायित्व दिए हैं। विधानसभा में मैं विधायक भी रहा हूं। जब मैं विधायक था तो मैंने ये प्रयास किया कि विधायक के नाते जो चुराहट की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही है वो मैं पूरे ईमानदारी के साथ करूं। मैंने वो किया भी। मेरे को इस बात का में कोई गिला शिकवा नहीं है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन मैं ठप्पे के साथ कह सकता हूँ, सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि चाहे कोरोना काल रहा हो या उसके पहले का काल रहा हो, विकास का काल रहा हो, लोगों के सुख दुख में काल रहा हो, सुख दुख में जरूरत रही हो, मैंने सब में अपने तरफ से अपना 100% देने का काम किया। और अब संगठन में हूँ तो संगठन में भी देने का काम है। और चूंकि पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे रखी है तो निश्चित रूप से महामंत्री के नाते मुझे अपने उन दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है। इंटरेस्ट का तो अब राजनीति में है, जहां दल भेजेगा वहां जाएंगे, लेकिन विंध्य के साथ में और खासकर सीधी जिले की जनता जनार्दन के प्रति मेरे भाव हमेशा इसके हैं कि यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार हूं। कई बार ऐसा होता है कि प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी हो जाती है, पार्टी के अंदर भी प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी हो जाती है। आप जब चुनाव जीते थे तो वो टाइम फ्रेम मुझे याद है कि मध्य प्रदेश स्तर पर क्या चर्चाएं हो रही थी। बहुत सारे सोशल मीडिया में कैंपेन चालू हो गया, मांग उठने लगी कि बहुत बड़े लीडर को हरा के आए हैं, कैबिनेट में लेना चाहिए। फिर उसके बाद विंध्य में ही जो बड़े नेता हैं आपकी ही पार्टी के, उनसे कंपैरिजन शुरू हुआ और कहा कि एक प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि कौन किसे हरा कर आया ये बहुत मैटर करता है। तो ये पार्टी फोरम में भी कभी ये चर्चा होती है कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा विंध्य में है, आपको लेकर पार्टी क्या सोचती है, आगे क्या कुछ प्लान किया है? देखिए, राजनीति में आपसी थोड़ा सा खिंचाव और प्रतिस्पर्धा ये बहुत, तो मुझे लगता है कि सकारात्मक संकेत होते हैं। पर जहां तक मेरा मानना है, मैं जूनियर विधायक था, मैं ये समझता हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाकी सबकी नजरों में होगा कि चुराहट बहुत बड़ी सीट है और ऐसा है, फला है, बड़े लोग थे। मैं इतना मानता हूं कि 6 बार के विधायक है, 6 बार के विधायक को अनुभव होना स्वाभाविक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़प्पन नहीं है। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे 6 बार, 7 बार, 8 बार के विधायक हैं। उनमें एक अनुभव और उनका एक काल और उनका एक समझ तो होती है, इसको आप नहीं नकार सकते हैं। पर जिस तरह का परसेप्शन बनाने का प्रयास होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे चुराहट के विधायक हो, चाहे सतना के विधायक हो, चाहे आपके मनगवा के विधायक हो, सब विधायक ही होके जाते हैं और पार्टी उसके आधार पर तय करती। पिछली बार उन्होंने तय किया था कि पहली बार के विधायक को नहीं बनाना है मंत्री, तो नहीं बनाया था। इस बार तय हुआ है कि पहली बार के युवा लोगों को बनाना है तो बना दिया। इसमें ये तो पार्टी की लाइन है, उसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है कि आप बड़ी जगह से जीत के आए, आप छोटी जगह से जीत के आए, ऐसा कुछ भी नहीं। और पार्टी ने समझा होगा कि मेरे को संगठन में मैं ज्यादा उपयोगी हो सकता हूँ, तो मुझे संगठन में वो दिया काम। जब आखिर पार्टी का जब महामंत्री बनाया मुझे, तो ये सोच के ही बनाया कि हमारे यहाँ तो संगठन में महामंत्री का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व होता है। कांग्रेस जैसा तो है नहीं कि 100, 150, 200 महामंत्री हो गए, 200-250 उपाध्यक्ष हो गए, ऐसा तो है नहीं। हमारे यहाँ तो गिनती के 4-5 लोग रहते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारा प्रभार रहता है। तो पार्टी ने मुझे उस लायक समझा था कि इसका संगठन में ज्यादा उपयोग, अच्छा उपयोग हो सकता है। जो काम देंगे पार्टी देगी वो करेंगे।
चुरहट को लेकर क्या है फिर स्थिति, क्योंकि मतलब अब मैं देखता हूँ बीच बीच में सोशल मीडिया में मैंने देखा कि आप बीच में तमाम लोगों से मिलना, संगठन के कामों में भी इन्वॉल्व होना, लेकिन सब इस बात को लेकर एक संशय तैयार रहता है कि आगे क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या उस तरह की तैयारी आपने शुरू कर दी है, क्या पार्टी की ओर से कोई ऐसा निर्देश मिला है, अगले चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि चुरहट जैसी सीट में फिर से एक बार मतलब अगर आप फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पार्टी की ओर से निर्देश है, तो फिर एक अलग तरीके का माहौल देखने को मिलेगा। देखिए, मेरे को तय नहीं करना है, ये पार्टी को तय करना है कि उसने मुझे कहाँ रखना है। हाँ, इतना तय है, मेरा ये प्रयास है रहेगा कि चुरहट क्षेत्र में पुनः भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, ये मेरा प्रयास रहेगा। बाकी पार्टी मुझे कहेगी वायनाड से जाके लड़ो तो मैं वायनाड से लड़ूंगा, अमेठी कहेगी अमेठी से लड़ो, यहाँ कहेगी राधोगढ़ से लड़ो तो राधोगढ़ लड़ूंगा, चुरहट कहेगी चुरहट लड़ूंगा। पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। लोकसभा कहेगी लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा कहेगी विधानसभा लड़ेंगे, कहेगी नहीं लड़ो तो नहीं लड़ेंगे। जो पार्टी कह देगी बस वही। निश्चित रूप से हम एक दल के भाग हैं, हम सब मिलके काम करते हैं, और जब मिलके काम कर रहे हैं तो जो दायित्व दिया जाएगा वो करेंगे। ये तय है कि हम पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुरहट में भी, सीधी जिले में भी, और जहां अन्य जगह भी होगा वहां सब जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, और जिस तरह से जन कल्याण के काम हो रहे हैं वो और गति प्राप्त करें, ये प्रयास अपना रहेगा। चुरहट में अभी जैसे तमाम लोग आपसे जुड़े होंगे, बहुत सारी समस्याओं में लोग आपके पास आते होंगे कि ये प्रॉब्लम है, सरकार चूंकि प्रदेश में आपकी है, तो ऐसे लोगों से इंटरेक्शन तो लगातार करना पड़ता होगा, क्योंकि आप कर रहे हैं, निर्वाचित रहे हैं वहां से, और लोगों को उम्मीद रहती है कि हमारी चीजों को अप्रोच करें, क्योंकि कांग्रेस के पास तो ये है कि भाई हमारी सरकार नहीं है, इसलिए तमाम बड़े काम तो उस तरह से हो नहीं सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जनता ने अपना प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुना है, तो उनको मौका देना चाहिए कि 5 साल वो क्या कर रहे हैं। 5 साल हम थे, हमने कुछ किया, जनता ने हमें कहा कि अभी आप रुको, हम इनको देते हैं मौका, इनको एक बार फिर से देख रहे हैं, 6 बार देख चुके हैं, अभी एक बार और देखेंगे। उनको देखा, उनने भी शायद उस समय भी कुछ लोगों ने कहा अंतिम चुनाव है, ये है वो है, मतलब जो भी राजनीतिक प्रपंच होते हैं वो सब हुए। अब उनको देख रही तो मैं क्यों इंटरफेयर करूं? तो मेरा मानना है कि वो 5 साल क्या करते हैं उनको जनता ने मौका दिया है, और जनता उनसे एक्सपेक्ट करती है, करना चाहिए। अब बहाने बनाने के लिए हमको काम नहीं करना तो हम बहाने बनाएंगे, तो बहाने बनाने के लिए कोई कहे कि हमारी सरकार नहीं है, और सरकार से थोड़ी सरकार ने थोड़ी चुना था, जनता ने तो विधायक चुना, जनता ने तो आपको वोट दिया, उसको तो अपना काम चाहिए। भाई मैं विधायक था, 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार थी, आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, सीधी जिले में कांग्रेस का मंत्री होते हुए सबसे अधिक काम हमारी चुरहट विधानसभा में हुए थे। डीएमएफ फंड का पैसा हो तो हम सबसे अधिक लेके आए थे। तो प्रयास करना होगा, ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। बहाने जनता अगली बार पूछने वाली है कि आपने क्या किया है, और हम बहुत बड़े हैं, सब चीजों के लिए बड़े हैं, और काम करने के लिए हमारी सरकार नहीं है, ये कौन सी बात हुई? ये बहाना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि उनको, वो वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, मुझे लगता है ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए इस बार प्रयास करेंगे, और चुरहट को आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लोग, वहाँ के लोग रीवा आते हैं, देखते हैं तो परिवर्तन समझ में आता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। टनल आ गई हमारे यहाँ, ट्रेन भी हम ला रहे हैं, आ रही है, चुरहट की सड़क थी वो भी हमने बन गई है, देव तालाब को जोड़ने के लिए खोलघाट माई के उधर से पहाड़ का रास्ता भी निकाल दिया, मनकीसर चंद्रे बड़ी बड़ी रोडें 16, 17, 18 किलोमीटर की बन गई। कई सारी स्कूलों को पीएम श्री कराया है, सीएम राइज स्कूलें हुई हैं, मतलब काफी चीजें हुई हैं। उससे आगे बढ़ना है, वहीं थोड़ी रुकना है। अब घर घर पानी पहुंचने वाला है, मैंने पूरी योजना सैंक्शन करा दी थी, घर घर नल से पानी। अब वो ठीक से योजना लागू हो जाए, ये कौन देखेगा? जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि उसको देखना। बिजली का लगभग 400-500 ट्रांसफार्मर्स और 40-50 हजार खंबे लगा के पूरे क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था को अपन ने पुख्ता किया था। अब वो सही जगह लग जाए, सही खंबे लग जाए, बिजली प्रॉपर आ जाए, किसानों को दिक्कत नहीं हो, लोगों को दिक्कत नहीं, इसका दायित्व तो जनता ने दिया है। यही मुझे तो लगता है यही काम है, और ये विधायक के रेंज के बाहर का काम नहीं है। आपको ट्रांसफर नहीं कराने जाना है, कि आप ट्रांसफर कराने जा रहे हो तो आपको सरकार की जरूरत है। विकास के कामों के लिए कौन सी, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार तो खुली हुई, और मैं तो खुद भी बोल रहा हूँ कि आप कभी भी मुझे बताइए कि ये चुरहट के लोगों के विकास के लिए ये आवश्यकता है,
यहाँ आपकी सहयोग की जरूरत है, मैं साथ में चलने को तैयार हूँ, मैं मुख्यमंत्री से बात करने को तैयार हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से उसमें आगे बढ़, लेकिन करना आपको पड़ेगा। साथ में चल देंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, पर आप बहाना मत बनाओ, सरकार का बहाना नहीं। आप हमसे बोलोगे कि आपके बिना काम नहीं, और आप चल रहे हो, हमारे साथ में चलने को तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चलेंगे। हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने बीजेपी के, आप उनकी टीम में हैं, जो कि पहले से दायित्व है आपके पास। कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी को कमान दी गई, पूरे प्रदेश में धुआंधार तरीके से दौरे कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव शुरू हो गया है। तमाम बड़े आरोप हैं, मुख्यमंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा पर आरोप लगाया, मंत्रियों पर करप्शन के आरोप लगाए और सीधे इलेक्शन मोड में कांग्रेस आ चुकी है। आप लोगों के यहाँ क्या प्रिपरेशन है? क्योंकि हेमंत खंडेलवाल जी आ चुके हैं, अब धीरे धीरे संगठन के काम और चुनाव में आप लोगों को भी जल्दी जाना है, लेकिन कांग्रेस को देखकर ऐसा लगता है कि इलेक्शन की प्रिपरेशन शुरू हो गई। विंध्य में जिस तरह दौरे पिछले दिनों हुए नेता प्रतिपक्ष के, प्रदेश अध्यक्ष के, पहले ऐसा होता नहीं था कांग्रेस में। एक्टिव तो हो गए हैं और यूथ से निकाल के बनाया, युवा को बनाया है जीतू पटवारी को, तो चुनौतियां तो इस बार होंगी आप लोगों के सामने। देखिए, हम कांग्रेस तो अभी बीच बीच में आती है, फिर चली जाती है, फिर यात्रा निकालने लगते हैं उनके नेता, फिर वो यात्रा घूम जाती है, फिर कुछ नया निकाल लाते हैं, फिर कई बार झूठी चीजें भी चलाते हैं। हम 24 घंटा 12 महीना 7 हमेशा वार फुटिंग पे रहने वाले लोग हैं। हमारा बूथ का काम हमेशा चलता रहता है। अभी जब हम बैठे हुए हैं, हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, 2 तारीख तक सेवा पखवाड़ा है, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत का अभियान है। हमारे बूथ में सामाजिक कार्य लगातार चलते रहते हैं। राजनीतिक हम भर काम नहीं करते कि हम आंदोलन भर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब काम नहीं। ये तो है ही अपनी जगह, साथ में हम सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करने वाले दल हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी बहुत अनुभवी है, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। उनका एक व्यापक अनुभव है और बहुत विनम्र सहज व्यक्तित्व के धनी हैं वो। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो बड़ी श्रृंखला है उसका अच्छे से संभाल करने की क्षमतावान अध्यक्ष हमारे पास है। कांग्रेस में जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत इलेक्शन मोड में आ गई है, तो उतने ही गुट भी आ गए, गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। अभी कमलेश्वर जी उस दिन बोल ही रहे थे कि बहुत सारे गुट हैं, और एक दिन उनका कहीं देख रहा था मैं, कमलेश्वर पटेल जी का, सबको मिलजुल के चलना चाहिए ऐसी सलाह दे रहे थे। प्रभारी पर आरोप, प्रभारी पर बोल रहे थे, अध्यक्ष जी को भी बोल रहे थे, सभी को बोल रहे थे। तो ये जैसे ही वो निकले हैं तो उनके गुट साथ में निकल गए, अलग अलग गुट। अब सबको अध्यक्ष बनना, सबको सत्ता चाहिए, सबको मुख्यमंत्री। अभी पद खाली नहीं, और पद नहीं होने वाला खाली 50 साल। अभी 50 साल भारतीय जनता पार्टी पद खाली, जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना बंद करने वाली नहीं है मध्य प्रदेश में। तो पद खाली है नहीं, अब बिना वैकेंसी, नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया जनता ने, और लगा रहने वाला है। और यहाँ मुख्यमंत्री के लिए पहले से गुट बजा के लड़ रहे हैं। अरे तो कांग्रेस का कहना है कि टुकड़ा गठबंधन है ये। बीजेपी में भी गुटबाजी है। अभी दबी जुबान पे चर्चा शुरू हुई कि डॉक्टर मोहन यादव बनाम राजेंद्र शुक्ल, इस तरह की सोशल मीडिया में चर्चा हो गई, और ये चर्चाएं शुरू हुई कि डॉक्टर मोहन यादव को हटाने के लिए कवायद शुरू हो गई है, लॉबिंग चल रही है, ये मंत्री अलग हो रहे हैं, अंदर खाने सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है। तो आरोप तो ये कांग्रेस के भी है। कांग्रेसियों को गाली दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, अपना दिल बहला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपको अभी तक इतना लंबा इतिहास रहा है, बहुत बार नीचे तक गए। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे पार्टी में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार में हम शामिल नहीं हुए थे। राजस्थान में हमने अपने विधायक गंवा दिए थे केवल इस कारण से कि हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। तो सब कार्यकर्ता भाजपा के जानते हैं, यहाँ कोई गुट नहीं है, यहाँ एक गुट है, वो है भारतीय जनता पार्टी का गुट। और कांग्रेस में अलग अलग गुट है, दिग्गी गुट अलग, तो कमलनाथ गुट अलग, तो अरुण यादव गुट अलग, तो कांतिलाल भूरिया वो उनका गुट अलग, उमंग सिंघार गुट अलग, जीतू पटवारी गुट अलग, और सब गुट मिलके गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। एक गुट गुत्थम गुत्था करके और चल रहे हो। मतलब बीजेपी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं? बीजेपी में सब भारतीय जनता पार्टी सभी हमारे यहाँ एक ही गुट, मैंने आपसे कहा ना, भाजपा का गुट है। तो ये हमारे साथ शरदेंदु तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, चुराट से विधायक रहे हैं। संगठन के कामों को लेकर बात रखी, तमाम पुरानी चीजों को लेकर बात रखी, सामंतवाद को लेकर भी उन्होंने बहुत खुले मन से जो अपने विचार रखे वो आपके सामने हैं।
समय समय पर हम ऐसे तमाम गेस्ट को आपके बीच लेकर आते रहेंगे और चुरहट से निकलकर प्रदेश में अब जो दायित्व उन्हें मिला है, प्रदेश भाजपा में जो दायित्व मिला है, वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। आगे क्या परिस्थितियां होंगी ये तो समय बताएगा, अगले चुनाव में क्या परिस्थितियां होंगी ये भाजपा का संगठन तय करेगा, लेकिन फिलहाल संगठन में जो जिम्मेदारी मिली है वो उसको बखूबी निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।